10 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार थी सन 14 तक। मनमोहन की सरकार थी। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से कांग्रेसी की पॉलिसीज के कारण देश दुनिया में सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था को माना गया था। अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन हमारी नहीं हिली थी। लेकिन परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी और विपक्ष के तौर पर मोदी जी जैसे, अब बाजीगर कहूं या कलाकार ही कहूं, वो देश के सामने आ गए और एक सबसे बड़ा नारा दे दिया कि भाई कांग्रेसी बहुत बड़े बेईमान हैं, इनने देश ये कर दिया, देश वो कर दिया, काला धन ले लेकर सारा विदेशों में जमा कर दिया। ये कहा था ना, यही कहा था। जब इनसे पूछा गया कि भाई हम काले धन को क्या करोगे, कि उनका काले धन को बढ़ते ही इतने दिन में तो ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए खातों में पहुंचा देंगे और बाकी खजाना भर जाएगा, ये कहा था ना। जब पूछा पत्रकारों ने कि भाई उनका क्या हुआ आपका, उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन के जुमले होते हैं। जुमले में ही झूठ, भाई बहकाना, जैसे बालक को बहका दें। जनता के दरबार में जनता एक महान अदालत है। अगर कोई व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी जिसका सुभाष जी भी जिक्र कर रहे हैं, उस पर आप इतना सख्त एक्शन ले रहे हैं आज, तो इस वक्त भी एक्शन लेना चाहिए था कि जनता को झूठ बोल करके वोट लेना यह भी अपराध है, प्रजातंत्र का अपराध है। आपको, जनता को उसकी सजा देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी, क्योंकि दूसरा जुमला आ गया। और उस जुमले में यह देखा मैंने, टीवी पे जो हमारी अनपढ़ महिलाएं, उनकी तुम तो विरोध तो कर रही है मेरे इसका नुमाइंदे का, जो कि कर रही थी, पर सवाल मोदी का है या देश की बात है। अब तो चारों तरफ एक ऐसा राष्ट्रवाद का, पुलवामा का जुमला आ गया। आज वो पुलवामा आपकी नजर में सामने आ गया कि पुलवामा भी जुमला था। सतपाल मलिक इन्हीं का गवर्नर रहा है, बीजेपी का ही तो गवर्नर था। मैं तो उस आदमी को मैं नहीं जानता, लेकिन सुभाष की तरह मैं वाकई लिए भी इज्जत रखता हूं। सुभाष तो सरलदार दी में मुंह फट्टे ही हमें गाली दे दे और वो गाली अच्छी लगे, जैसे कई बार ब्याह की गाली भी अच्छी लगे है ना, तो इसकी वो गाली अच्छी लगती है, क्योंकि भीतर तो लिखाड़ा है, कोई अपने इनके खिलाफ लिखाड़ दे, अपने बेटा ही ना बख्शे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं उसके लिए कि उस व्यक्ति ने बीजेपी का गवर्नर होते हुए भी किसान आंदोलन में किसान का पक्ष ले डाला। यह बहुत बड़ी बात थी। अपने पद की परवाह नहीं की उस व्यक्ति ने, उनका मैं छोड़ दूंगा, लेकिन किसान की मांगे और ये जो एक्ट हैं, ये किसान के हित में नहीं है, ये उनके हित में है ज्यादातर, जो वो बड़ा व्यापारी, छोटा नहीं, छोटे व्यापारी का तो एमएसपी के इस कानून कांग्रेस नहीं बनाया था, इंदिरा गांधी के जमाने में बनाया। एमएसपी इसलिए निर्धारित की थी, उससे पहले याद करो कि किसान का अनाज मनमानी तौर से खरीदा जाता था फसल के टाइम में। तो सरकार ने यह फैसला उस समय लिया था कि एक मूल्य निर्धारित कर दो कि भाई इससे नीचे अगर खरीदोगे तो चाहे सरकार को इंतजाम करना पड़े खरीदने का, लेकिन ज्यादा में खरीद लो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये कानून उस समय एमएसपी का एक कानून, ये कानून नहीं बन पाया, लेकिन निर्धारित की। तो उसके लिए उन्होंने कहा किसान के हित में कानून गलत होगा, तुम बड़े व्यापारी को जो
लाखों टन इकट्ठा करने का तुम्हें अधिकार दे दिया, ये खतरनाक साबित हो जाएगा और इसके लिए कानून होना चाहिए। उस आदमी ने, गवर्नर थे कश्मीर के वो, और उन्होंने सारी चीजें खोल दी कि भाई मैंने तो प्रधानमंत्री जी से कहा था कि प्रधानमंत्री जी हमें एयरलिफ्ट दे दीजिए, ऐसे यहां मत करिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उन्होंने बताया ये कि नहीं तुम्हारा काम नहीं है भाई, ये हमारा है। मतलब ये सारा खेल, मतलब दूसरा जो मिला वो गैर देश में एक छदम राष्ट्रवाद के रूप में। छदम मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो राष्ट्रवाद नहीं था, राष्ट्रवाद का वातावरण पैदा हो गया, चारों तरफ हो गया। किसी ने नहीं सुना कि पाकिस्तान है, मार दिया, यूं कर दिया, बदला ले लिया और भाई फिर सत्ता दे दी। तीसरा जुमला फिर आ गया, उसका जिक्र कर दूं थोड़ा सा, कहोगे तो नहीं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता या कभी जवाब दूंगा भैया, ठहर जाओ, तुमने लिख के दिया मुझे। तीसरा जुमला आ गया और मैं इसलिए कह रहा हूं बुद्धिजीवियों को, जवानों को चिंतन करना चाहिए। मैं भी कोई बात अगर कहता हूं उसका भी चिंतन करिए कि उसके पीछे यह सत्यता क्या है, उसके क्या सबूत क्या हैं। फिर मंदिर का आ गया, मुझे याद है पहले ही कह लगे, एक साल पहले लोग निकाब का और आ जाएगा, इतने साणे तो हो गए थे लेकिन मुंह नहीं खोल सकते क्यों, भय भी है। और वो तीसरा जुमला भी सही साबित हो गया। एक साल पहले ही इलेक्शन से पहले की तारीख रख दी गई, लेकिन धर्माचार्यों से बड़ा कोई नहीं है इस मामले में, यह आध्यात्मिक मामला है। अखबारों में, टीवी में एक ही प्रचार है सिर्फ कि इसको भी राजनीतिक रूप देकर के उसका फायदा लेना। अखबारों में मैंने पढ़ा, मुझे तो हंसी और आती है कि रे अध्यात्मवाद का भी इन्होंने नाश कर दिया कि अध्यात्मवाद क्या है। ये कर दिया 500 साल में सरकार ने राम को भी छत दे दी, ये अखबारों में पढ़ा है मैंने। अरे तुम राम को बच्चा समझ रहे हो? राम को अगर तुम ईश्वर मानते हो तो सर्वशक्तिमान है, राम निमित्त अवतार है, वो दुनिया को छत दे रहा है, हम वह छत दे रहे हैं। मैं प्रचार की बात कह रहा हूं, एक खेल है ये राजनीतिक, मतलब ये दिखाना कि हमने राम को 500 साल में ले आए। अरे राम तो कण कण में है, वाणियों को देखो, संतों की भाषा को देखिए, वेद शास्त्र को देखिए, पढ़िए। ये तथाकथित पाखंड के तौर पर हम इसकी परिभाषा करें और हम लोगों को गुमराह करें, ये आध्यात्मिक अपराध है, पाप भी है। 4 धर्माचार्य इस देश के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, उनको शिव का अवतार माना है। आध्यात्मिक जगत की बात बता रहा हूं जो शायद सबको पता नहीं होगा, पर मैंने थोड़ा बहुत, मुझे शौक है इसको पढ़ने का। 12 साल की उम्र में वेद शास्त्र का ज्ञान था उन्होंने। कोई भी देश में ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा था जो शास्त्रार्थ में उनके मुकाबले टिका हो। मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, उनके सामने का सानी नहीं था विद्वान। उन्होंने भी 12 साल के उस उम्र वाले को गुरु धारण कर लिया था। वो शिव के अवतार थे निसंदेह। उन्होंने देश में 4 पीठ स्थापित की थी और उनके लिए कहा था कि ये वो पीठ होंगी जो सनातन धर्म की रक्षा भारतवर्ष की हमेशा करती रहेंगी, धर्म की ध्वजा को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा है आदि गुरु शंकराचार्य ने, और इस पर वही शक्ति के लोग बैठेंगे जो साधना की है जिन्होंने। उन चारों ने क्या मान्यता दी इसे? नहीं दी। खूब जोर लगा लिया सरकार ने कि नहीं, हम धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते, ये उचित नहीं है, ये राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए हमें। मंदिर जब तक नहीं है पूर्ण, वो खंडित है, और खंडित उसमें मूर्ति अपराध है। तो तीसरा वो भी साफ हो गया। तो भाई आज देश कहां खड़ा है, इससे भी अधिक ये है, हमें बात करनी चाहिए बेरोजगारी की।
बात करनी चाहिए करप्शन की, भ्रष्टाचार की, बात करनी चाहिए महंगाई की। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, जब डीजल और पेट्रोल के गैस के रेट 2-2 रुपए 10-10 बढ़ते थे तो भैंसा बुग्गियों पे लादते थे और नारे लगाते थे, अब मार दिए, टैक्स बढ़ा दिए, कांग्रेस ने ये कर दिया। आज भूल गए उसको सत्ता में आते ही। कांग्रेस की सरकार थी, $130 का एक बैरल तेल बाहर से आता था। आज भी तेल 70%, 80% बाहर से आता है। जब भी तेल के भाव 60-62 से फालतू नहीं थे, याद कर लो। और आज 60-65 बाहर से आ रहा है डॉलर का तेल। 100 रुपए कहां है, कहां जा रहा है? यह है सबसे बड़ा करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनियों को जा रहा है, टैक्स के रूप में, सबके रूप से लिया जा रहा है। वेट है, जीएसटी है, खाने पे भी लग रहा है। चाणक्य ने कहा है कि अगर खाद्य पदार्थ पर भी टैक्स लगा दिया तो वो राजधर्म नहीं है, वो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं नहीं कह रहा, मैं चाणक्य की बात कह रहा हूं। तो कहां जा रहा है ये सारा? आज ये विषय है विचारणीय, ये विषय नहीं है ये जो उनके हैं। भाई एक ही बात कहेंगे, क्या है, मोदी के नाम से भी वो दे दो, वोट दे दो। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, और प्रधानमंत्री पद गौरव गरिमा का पद है, हमें उसके लिए सिर झुकाना चाहिए। मैं भी सिर झुकाता हूं, लेकिन उन गरिमा के विरुद्ध अगर इसका इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ और उसके लिए हो रहा है, जो जनता को प्रभावित कर रहा है, वो एक विचारणीय विषय है। इस पर विचार हमें चिंतन करना चाहिए, हमें इन विषयों पर चिंता करनी चाहिए। मोदी के नाम से तो लेखा रहे हैं, अरे अपने नाम से भी बताइए तुम क्या कर रहे हो? करप्शन कहाँ है, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है? इनको जो हटाने के प्रयास करने चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, ये तुम्हारा टोल टैक्स लग रहा है ना, ये शोर मचाया करते थे, अकरे जजिया टैक्स लगा दिया, जजिया कर लगा दिया भाई सरकार ने। वो जजिया एक तो हटा नहीं, 2-2 लग गए। बदरपुर से यहां तक 3 है, कौन है पूछने वाला? तो ये सारी चीजें हैं जो आज विचारणीय है। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं भाई, आपने निर्णय तो लिया है, इसका तो मैं आभारी हूं, लेकिन आज राष्ट्र की पुकार है और इन सारी चीजों का समाधान एक ही है कि आप अच्छे चरित्रवान व्यक्ति कोई भी हो, मुझसे कोई ज्यादा है तो आप उसको चुन लो, मुझे कोई वो नहीं है, मैं उससे खुश हूंगा कि जिससे कल एक अच्छा व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, कम से कम उसके लिए एक मार्ग तो प्रशस्त हो। आज मैं हूं, कल दूसरा भी होगा, उसमें काम करने की क्षमता भी हो। मुझे आप सब जानते होंगे, शायद बहुत नहीं जानते, मैं 5-5, 6-6 बार एमएलए मुझे मेरी जनता ने चुना है। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार हम कृष्णपाल जी लड़े आपस में। एक बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, लड़ बैठे, ये सुभाष की तरह मुझे भी आ गई थोड़ी सी वो, या की होड़ तो ना हुई मुझ पे, और 161 वोट से मैं हारा था, कुल 161 से। दूसरी बार फिर कांग्रेस ने ठीक टिकट दे दिया, 63,000 कुछ सौ से मैं जीता था, जनता ने जिताया था। मैं सीएलपी लीडर भी रहा हूं। तो भाई जब 5-5, 6-6 बार मुझे जनता ने विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी की साख को ठीक मान लो कि मैं गलत और झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूं, क्या पपड़ा विश्वास मुझे दे रहे हैं आप, दीजिए। एक तो ये आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी आपका नुमाइंदा को कोई या देश में, प्रदेश में ये नहीं कहेगा जिसके लिए आज आवाज उठा रहे हो कि ये बेईमान है, रिश्वत लेता है, धन कमाता है गलत सोर्सेस से। और विकास के दृष्टि से तो भाई आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। इतना ही बात कहूंगा मैं। चौधरी महेंद्र प्रताप कृष्ण महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। अभी मुझे एक पर्ची दी
कि कृष्णपाल के कारनामा के विषय में बोल दीजिए, इसके लिए बहुत कुछ कह दिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पीछे नहीं, बहस हो तो सामने होनी चाहिए। मैं तो इस हक का आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना विश्वास देंगे, और उस विश्वास के बदले में मैं इसको एक ऋण के रूप में ही स्वीकार करता हूँ, और उस ऋण का ईमानदारी से आपको ब्याज समेत लौटाने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है आप एक एक वोट उस दिन हाथ के पंजे पर बटन दबा करके अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए हमारा मैनिफेस्टो का भी हल्का सा जिक्र कर दूं। हमने एक फैसला लिया है, जिनका इन्होंने वादा किया था जो पूरे नहीं किए। गैस के लिए कहा करते थे कि 400 पे गैस है, हम 250 में देंगे। पूरे तो नहीं हुए ना। आज 800, 900, 1000 में गैस मिल रहा है। लेकिन हमारा संकल्प है कि हम गैस का सिलेंडर आज सब इस्तेमाल करते हैं, 500 रुपए में देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। बिजली 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आएगा जो 300 यूनिट बिजली फूकता है। जो ये क्या नाम है, तकनीकी ग्रेजुएट जो है, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, ये जो स्टूडेंट है जो आज नौकरी नहीं लगे हुए, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए उनके खाते में हर साल जाएगा, जब तक नौकरी ना मिले। महिलाओं को भी, जो एक विशेष वर्ग की, एक ही नहीं, गरीब आमदनी के लिहाज से, उनको भी 1 लाख रुपए हर महिला के लिए 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। पेंशन 6000 रुपए हर बुजुर्ग को दी जाएगी। जिनकी पेंशन कट गई है उस पेंशन को बहाल किया जाएगा। उसमें अनियमितता हुई है, गलतियां हुई हैं। तो खैर मैनिफेस्टो बहुत लंबा है। मैं तो ये कह रहा हूं उस सबको पूरा करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये एक न्याय युद्ध है, जिसके लिए राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। उस संकल्पों के आधार पर ही, जन भावनाओं को देखते हुए, हर प्रदेश के उसके मुताबिक ही मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाया है। उसको पूरा करने के लिए आप फिर एक एक वोट कांग्रेस और हाथ के पंजे पर देंगे और अपने भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और विशेष तौर से भाई आपका धन्यवाद, आपकी सरलता को एक बार सैल्यूट, शुक्रिया, मेहरबानी। चौधरी महेंद्र प्रताप जी, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, खाना वाना मैं खाई हूँ, मीटिंग वहाँ चल रही है। थोड़ा हलवा ले लो, कुछ तो ले लो। हाँ कुछ ले लो, ना ये सब बैठ के